नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वह 10 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाली है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हम तथ्यात्मक बिंदुओं को देख रहे हैं। आज हमारी 5वीं कक्षा है और इसके पूर्व 4 कक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। इस 5वीं कक्षा में हम लगभग 100 से ज्यादा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तथ्यों को अध्ययन करेंगे। आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5। पहला तथ्य, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त है? तो सर्वाहारी जीव को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। दूसरा तथ्य, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है। क्या नहीं है? वायु। अगला तथ्य देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत है। अगला तथ्य, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो कौन है? कवक, जीवाणु। ये जीव हैं जो कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक जीव होते कौन है? अब सवाल उठ रहा होगा। तो अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। किसका? पोषक तत्वों का। तो अपघटक कौन होते हैं? जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि पुनः चक्रीकरण हो सके। किसका? पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं? अपघटक। अगला तथ्य, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं। किसकी भूमिका अदा करते हैं? तो अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। कौन? फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ, ये सभी अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और भी नाम हो सकते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। अभी हमने देखा था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो चींटी और हिरण लिखा हुआ था, लेकिन वो किसी प्रश्न में जो 4 ऑप्शन आए होंगे उसकी अपेक्षा वो बात थी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती हैं। कौन आती हैं? चींटियां। ये प्राथमिक उपभोक्ता की भी श्रेणी में आती हैं और अपघटक की श्रेणी में भी आती हैं। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, और प्राथमिक उत्पादक कौन है? हरे पौधे, उनसे प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो कौन प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों माने हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में मानव है क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला तथ्य देखते हैं, साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? शाकाहारी प्राणी तो
प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं और मांसाहारी श्रेणी द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। कौन है? हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार खुद कैसे निर्मित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा वे स्वयं आहार निर्मित करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? हरित पादप, हरे पौधे आते हैं। पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और हरे पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। क्या है? हरे पौधे जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? खाद्य या फूड कहा जाता है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? घास, बकरी तथा मानव, ये सभी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह क्या है? तालाब है। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव भार का पिरामिड कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। कैसा होता है? तो सीधा होता है। अगला तथ्य, पारिस्थितिकीय तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होगा? सांप। ठीक है ना। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ जाते हैं और ऊतकों में जमा होते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहा जाता है। डीडीटी प्रदूषक क्या होते हैं? डीडीटी प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है ना। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं। कैसे होते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। ये अगला तथ्य है। पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? पर्यावरण शत्रु। पर्यावरण शत्रु किसको घोषित किया गया है? यूकेलिप्टस को। क्यों? क्योंकि ये अधिक जल का ग्रहण करता है और इसके अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण से ही इसे पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरण का शत्रु कहो या पर्यावरण का संकट कहो, वो कौन कहलाता है? यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब एवं दलदल, ये सभी लैंटिक आवास के उदाहरण हैं। अगला तथ्य देखते हैं। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्द्र भूमि, तालाब, झील और जलाशय। और लैंटिक आवास की कोटि में कौन आता है? स्थिर जल के आवास, निवास स्थान, वह लैंटिक आवास की कोटि में आते हैं। तो जहां कहीं भी आर्द्र भूमि होगी, तालाब होंगे, झील होगा, जलाशय होगा, ये सभी लैंटिक आवास के ही उदाहरण कहलाएंगे।
बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। नदी का जल आपको पता है स्थिर नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। तो अपन ने दो शब्द देखे, लैंटिक आवास और लोटिक आवास। लैंटिक आवास के उदाहरण क्या है? जो स्थिर जल है, ठीक है ना, जिन भी स्रोतों का जल स्थिर होता है वो सभी लैंटिक आवास के उदाहरण हैं। और जिन भी स्रोतों का जल बहता हुआ होता है वे सभी लोटिक आवास के उदाहरण हैं। तो लैंटिक आवास के उदाहरण आर्द्र भूमि हो गई, तालाब हो गया, झील हो गई, जलाशय हो गया। और लोटिक आवास के उदाहरण नदी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, क्या कह रहे हैं? सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी वही बात है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। हाँ, अगला तथ्य देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है। जल चक्र को ओडम ने किसमें सम्मिलित किया है? तो गैसीय चक्र में ओडम ने जल चक्र को सम्मिलित किया है। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जल चक्र को गैसीय चक्र के रूप में किसने सम्मिलित किया है? तो उत्तर क्या होगा? ओडम ने। अगला तथ्य देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। किसका? औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह जिस आंदोलन का नारा है। किसका नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह जिस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का क्या नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है। कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध परियोजना, जो नया बांध बन रहा है उसको रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है उस आंदोलन का नाम क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला तथ्य देखते हैं। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपीका आंदोलन। तो एक इसके माध्यम से, दक्षिण भारत के माध्यम से इसका प्रारंभ हुआ। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है। कौन सा आंदोलन है? एपीका आंदोलन। और कहां से शुरू हुआ या ये कहां की पहल है? तो दक्षिण भारत की ये पहल है। अगला तथ्य देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पादपों के संरक्षण से अथवा पादप संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन है। अगला तथ्य देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। मेरे ख्याल से तथ्य अलग होगा, ठीक है ना, या इसी में भी हो सकता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग एजी टांसले ने किया था। ये भी वही तथ्य आ गया है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। किसने किया है? एजी टांसले ने किया है। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वियोजक कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, क्या है? मैंग्रोव,
घास स्थल, झील और महासागर। अगला तथ्य, अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी कैसी होगी? अधिक होगी। अगला तथ्य देखते हैं, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा कैसी होती है? पोषित होती है। अगला तथ्य, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। अगला तथ्य, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा तथ्य है कि ऊर्जा ना तो किसी के माध्यम से उत्पन्न होती है और ना ही किसी के माध्यम से इसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। कौन से नियम के अनुसार ये कथन है? ऊष्मा गतिकी के पहले नियम के अनुसार एक कथन किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अगला तथ्य, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। कितना स्वांगीकृत हो पाता है? लगभग 10% भाग ही स्वांगीकृत हो पाता है। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने किया? अर्तीजनेस ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग एजी टांसले ने किया और गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्तीजनेस ने किया था। पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनेल ने किया था। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। ये पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे आप जरूर एक बार देखें। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। अगला तथ्य, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया। क्या लागू किया गया? कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम कब लागू किया गया? दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया? वर्ष 1980 में लागू किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है, क्या है? पोषण चक्रण और फसल परागण, यह एक समर्थन सेवा है। जैव वानिकी के संबंध में सही है। कौन सा कथन सही है? यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी अर्थात वायोनोमिक्स शब्द वायो तथा नोमिक इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नोमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। वायोनोमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है
जीवन के नियम। तो बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवन के नियम। किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। कौन दर्शाती है? पिकनक लाइन। पिकनक लाइन किसी भी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। किसी भी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। कौन करती है? हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। थर्मोक्लाइन। अगला तथ्य देखते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? पोषकों को सतह पर ला करके इस समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अगला और आज का अंतिम तथ्य, वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषण तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आज 5वीं कक्षा में हमने कुल महत्वपूर्ण तथ्य देखे। आप एक बार जरूर इन 5 क्लासों को देखें। ऐसा नहीं कि आपके नंबर पेपर में नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और हमारे चैनल से भी जरूर